मॉर्निंग हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। हमने मीनिंग समझा उसका, ऊपर ऊपर से पढ़ा, अभी उसको बेयर से तो हमने डिटेल में रीड नहीं किया। हमने जजमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसमें से डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, ये तीन टॉपिक हमने समझे कल की क्लास में। इसमें से जजमेंट वाला टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि पहले जजमेंट आती है। हमने जो प्रोसीजर पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होगी, उनके बीच में डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट को क्या कहते हैं? कॉज ऑफ एक्शन, जिस वजह से वो एक्शन ले रहे हैं, झगड़े का कारण। फिर वो उसके बाद क्या करेंगे, अपने प्लीडर के पास जाएंगे, प्लीडर सजेस्ट करेगा, उनका एडवोकेट सजेस्ट करेगा केस कर दीजिए। केस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। प्लेंट ड्राफ्ट करके जब उसको कोर्ट में फाइल करते हैं तो कोर्ट उसको एक नंबर देता है, तो उसको वो सिविल सूट नंबर जिसको हम कहते हैं, इससे वो बन जाता है सिविल सूट। अब सिविल सूट कोर्ट में आ गया तो कोर्ट का काम यहां से शुरू हो जाएगा। कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा? सम्मन्स इशू करेगा ऑपोजिट पार्टी को, यानी कि डिफेंडेंट को सम्मन इशू करेगा। सम्मन इशू किए जाते हैं उसको बुलाने के लिए। डिफेंडेंट आएगा और अपना रिप्लाई देगा। रिप्लाई किस तरह से देते हैं? राइटिंग में देगा, जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, कोर्ट सबसे पहले दोनों का एग्जामिनेशन करेगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा। वो देखेगा कोर्ट यहाँ पे कि किस चीज को लेके पार्टी झगड़ रही है। क्या यहाँ पे एडीआरस के थ्रू सेटलमेंट हो सकती है? अगर हो सकती है तो वहां रेफर कर देगा। नहीं हो सकती या रेफर कर दिया और वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई सेटलमेंट, तो क्या फ्रेम किया जाएगा? इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। जब इश्यूज क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी डिनाई कर रही है। एक पार्टी ने असर्ट किया, दूसरी ने एडमिट कर लिया, वो इशू नहीं है। दूसरी अगर डिनाई कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? दोनों पार्टी के बीच में इश्यूज। इश्यूज फ्रेम हो गए तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के आसपास ही, सॉरी, इश्यूज के आसपास ही ट्रायल चलेगा, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। प्लेंटिफ आएगा, प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस देगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, प्लेंटिफ के सभी, उनका एग्जामिनेशन होगा। डिफेंडेंट की बारी आएगी, डिफेंडेंट अपने एविडेंसेस लाएगा, अपने विटनेसेस लाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा। लास्ट में जाके क्या होगा? फाइनल हियरिंग हो जाएगी। फाइनल हियरिंग से 30 डेज के अंदर क्या आना है? जजमेंट आनी है। जजमेंट से 15 दिन के अंदर डिक्री। अब ये जो जजमेंट डिक्री है वो किसी के फेवर में होगी, किसी के अगेंस्ट होगी। जिस पार्टी के वो फेवर में है, अगर उसको उसका फ्रूट फिर भी रियलाइज नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूशन में जा सकता है। ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट है वो अपील में जा सकती है। ये पूरा प्रोसीजर था। हमने ये पढ़ा कि जजमेंट फर्स्ट, पहले जजमेंट आती है। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास जजमेंट आएगी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, या तो डिक्री आएगी या फिर ऑर्डर आएगा। डिक्री किस में आती है? सिर्फ और सिर्फ सूट में। अगर वो सूट नहीं है, अदर केसेस में क्या होगा? ऑर्डर आएगा। ऑर्डर दो तरह से आ सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन पिटीशन लग रही है, या फिर वो किसी सूट के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। जो सूट के अंदर ही एप्लीकेशन हो रही है उसमें फिर जजमेंट नहीं आती है, वो ऑर्डर ही रीजनड ऑर्डर होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 की कंप्लाइंस उसके थ्रू हो रही है, क्योंकि वो रीजनड ऑर्डर है। फिर हमने ये टॉपिकल स्टार्ट किया था जजमेंट वाला। इसमें हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 पढ़ा, सेक्शन 33 पढ़ा, और ऑर्डर 20 पढ़ना था, अभी पढ़ा नहीं था। इसमें रूल 1 से लेके 5, रूल 6 भी एंड रूल 20, ये टोटल हम जजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में अब हम क्या कर रहे हैं? 2-9 हमने कल पढ़ लिया था। हमें पता लगा कि जो जजमेंट होता है इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट, फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है ये क्या है? डिटेल्ड स्टेटमेंट। बल्कि जो ये डिक्री है और ये ऑर्डर है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। कैसे होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन? वो जब इस टॉपिक पे आएंगे तब देखेंगे, तब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आएगा। अभी हमने कल ये पढ़ा कि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, कौन प्रनाउंस करता है? जज। ये बेसिकली आपको ग्राउंड्स बता रही है जजमेंट, रीजंस बता रही है कि क्यों उसने वो डिक्री और ऑर्डर को पास किया। जो डिक्री और ऑर्डर पास किया जा रहा है वो बिल्कुल क्रक्स होता है पूरे केस का। जो रिलीफ उसने मांगा था, हमने क्या उसको बदले में दिया। ठीक है। फिर हमने 33 में क्या पढ़ा? यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है कि जजमेंट जो है वो इट इज फॉलोड बाय डिक्री, 15 दिन के अंदर प्रनाउंस होगी। यहाँ नहीं लिखा, वो लिखा हुआ है आगे ऑर्डर 20 में। 20 हमने स्टार्ट किया था, 1 to 5 रूल हमने पढ़ने हैं आज की क्लास में, मतलब ऑर्डर 20 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो जजमेंट से रिलेट कर रहा है। तो जजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको ये तो समझ आ गया और सेक्शंस भी याद हो गए होंगे अब तक तो इसके, है ना? तो एक बारी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है
ऑर्डर 20, हेडिंग क्या देखो, जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री। तो हम तो अभी पहले इसमें से सिर्फ जजमेंट वाला पार्ट ले रहे हैं, और उसके लिए रूल्स कौन कौन से पढ़ने हैं हमने, जो स्पेसिफिकली मैंने आपको मार्क करवाए हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए, रूल 1 में क्या लिखा हुआ है, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड। ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे आपको तब भी पता है जजमेंट कब प्रोनाउंस की जाती है, 30 दिन के अंदर। कब से? फाइनल हियरिंग से। अगर 30 दिन में नहीं प्रोनाउंस किया तो कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, 30 डेज प्लस किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड। हैज बीन हर्ड का मतलब क्या है, फाइनली हर्ड, फाइनल हियरिंग, यहाँ लिख लेना बेयर एक्ट में ही। हैज बीन हर्ड का मतलब क्या हुआ, फाइनल हियरिंग जब हो जाएगी, शेल मैंडेटरी है कोर्ट के लिए, शेल प्रोनाउंस जजमेंट। कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, जजमेंट प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। और जजमेंट हमेशा कहाँ प्रोनाउंस की जाती है, इन एन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट मतलब जो ओपन फॉर दी पब्लिक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पार्टीज को अलग से जजमेंट सुनाऊंगा, आप पूरी खुली कोर्ट में वो जजमेंट प्रोनाउंस करोगे। जजमेंट प्रोनाउंस करने का मतलब पता क्या होता है, ये नहीं कि वो 100 पेजेस की जजमेंट है तो 100 पेजेस आप उसको पढ़ के दिखा रहे हो, नहीं। जजमेंट प्रोनाउंस करने का मतलब है सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट, जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट मतलब जो क्रक्स है, क्रक्स मतलब जो वर्डिक्ट है उसका, बिल्कुल वो आपको प्रोनाउंस करना है वहां पे, कि सूट इस चीज के लिए आपने फाइल किया था, ऑन दी परयूजल मैं इस फाइंडिंग पे पहुंचता हूं कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, वो आपने प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। प्रोनाउंस आई, देखिए जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट आइदर एट वंस, और एट वंस मतलब या तो साथ के साथ, या फिर आप क्या कह रहे हो, और एज सुन thereafter as may be practicable, and when the judgment is to be pronounced as on some future date। मतलब या तो आपने एट वंस साथ के साथ प्रोनाउंस किया, नहीं किया तो आप फ्यूचर की डेट वहां पे डाल रहे हो। तो अगर आपने डेट डाली है फ्यूचर की, द कोर्ट शेल फिक्स अ डे फॉर दैट पर्पज ऑफ विच ड्यू नोटिस शेल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर लीडर्स। और जनरली हम डेट ही डालते होते हैं, साथ के साथ कोई नहीं प्रोनाउंस कर रहा जजमेंट। जब हम डेट डाल रहे हैं तो दोनों पार्टीज को, जैसे फाइनल हियरिंग हो गई है ना, तो हम वहां पे डेट डालते हैं फॉर जजमेंट, रिजर्व फॉर जजमेंट, उसमें डेट डाली जाती है और उसका दोनों पार्टीज को नोटिस जाता है या उनके प्लीडर्स को कि इस डेट को जजमेंट की अनाउंसमेंट होनी है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट वंस every endeavor shall be made by the court to pronounce the judgment within 30 days। साथ के साथ जजमेंट नहीं प्रोनाउंस किया तो फाइनल हियरिंग से कब करनी है हमने जजमेंट प्रोनाउंस, 30 डेज में। साथ के साथ तो कोई भी नहीं कर पाता ना, आपको भी अभी उस पर स्टडी करनी है। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपने दोनों पार्टीज की फाइनल हियरिंग किया और आपको वही समझ आ गया कि क्या होना है, तब तो आप प्रोनाउंस कर रहे हो साथ के साथ। बट साथ के साथ नहीं करता कोई भी, हम डेट ही डालते होते हैं उसमें, तो कितने दिन में हमने वो करवानी है, प्रोनाउंस 30 डेज में, फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड। हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड मतलब फाइनल हियरिंग से, फाइनल हियरिंग से 30 डेज में जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। बट ध्यान से देखना, बट वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल सो टू डू ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के कारण से हम 30 डेज में जजमेंट नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे वहां पे, द कोर्ट शेल फिक्स अ फ्यूचर डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड सच डे शेल नॉट ऑर्डिनरीली बी अ डे बियॉन्ड 60 डेज। बियॉन्ड 60 डेज कहां से कह रहा है वो, फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड। यानी कि फाइनल हियरिंग से मैक्सिमम, फिर अगर आप एक्सटेंड भी कर रहे हो पीरियड तो कितना, 60 डेज। अगर फाइनल से काउंट कर रहे हो तो वो 60 डेज हो जाएंगे। अगर वो पहले वाले डेट से 30 डेज दिए तो 30 प्लस 30 भी कह सकते हो उसको आप। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड होता है आपके पास 30 प्लस 30 का। इन टोटल देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 60, उसी चीज की बात की जा रही है। फिर और वो सिर्फ कौन से केसेस में होगा, जब सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो, रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एंड ड्यू नोटिस ऑफ द डे सो फिक्स शेल बी गिवन टू द पार्टीज एंड देयर प्लीडर्स। अब आपने उस दिन भी प्रोनाउंस नहीं किया तो दूसरे जब नेक्स्ट डेट पे कर रहे हो तो पार्टीज को नोटिस जाएगा कि इस दिन हम अब इसकी जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे ख्याल से नहीं है आपके बेयर में, चेक करो, ये नहीं होगा आपके बेयर एक्ट में।
है ना, ये नहीं है आपके बेयर एक्ट में, इसको नहीं पढ़ रहे हम। सेकंड पे आइए फिर उसके बाद, वेयर अ रिटन जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस्ड इट शैल बी सफिशिएंट इफ द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इशू and the final order passed in the case are read out, and it shall not be necessary for the court to read out the whole judgment. पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो क्या कह रहे हैं, वेयर अ रिटन जजमेंट इज टू बी प्रनाउंस, जब हमें रिटन जजमेंट जो हमने लिखी है पूरी जजमेंट, यहाँ लिखा है ना प्रनाउंस करना है 30 डेज में या फिर 30+30 डेज में, तो जब मुझे वो प्रनाउंस करना है तो वो क्या कह रहे हैं, इट शेल बी सफिशिएंट, इतना ही काफी है वो प्रनाउंसमेंट करते हुए। कैसे, इफ द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इशू एंड द फाइनल ऑर्डर पास्ड इन द केस आर रेड आउट, यानी कि क्रक्स उसका जब आप रीड आउट कर रहे हो वहां पे उतना ही काफी है। और ये जरूरी नहीं है, एंड इट शेल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू रीड आउट दी होल जजमेंट, पूरी जजमेंट पढ़ के नहीं सुनानी है आपको। जो इश्यूज थे आपने फ्रेम किए उस पर क्या आपका डिसीजन है और उसका पूरा क्रक्स की क्या आपने रिलीफ दिया क्या नहीं दिया, वो आपको सिर्फ वहां पे प्रनाउंस करना है। ठीक है, हमने ये पढ़ा अभी तक। यहाँ पे इस पैरा में उन्होंने लिखा हुआ है, कोर्ट ने जब फाइनल हियरिंग कर लिया, फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है, कोर्ट ने फाइनल हियरिंग कर लिया तो फिर उसको जजमेंट प्रनाउंस करना है, वो मैंडेटरी है। जितनी भी जजमेंट प्रनाउंस होती है ओपन कोर्ट में की जाती है, पार्टीज को बताया जाएगा कि इस केस में मैं आज जजमेंट प्रनाउंस कर रहा हूं, उनको नोटिस दिया जाएगा, उनके प्लीडर्स को नोटिस दिया जाएगा। अब वो जजमेंट अगर मैं साथ के साथ प्रनाउंस कर रहा हूं तो ठीक है, नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए डेट फिक्स कर सकता हूं। कौन सी डेट, फाइनल हियरिंग से 30 डेज के बीच में मुझे जजमेंट करनी है। नहीं अगर मैं कर पा रहा, कौन सी अमेंडमेंट हुई है सीपीसी में, कोई अमेंडमेंट तो आई नहीं है सीपीसी में, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो कोई स्टेट अमेंडमेंट होगी जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हम स्टेट अमेंडमेंट को यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे, हम सेंट्रल अमेंडमेंट को ही फॉलो करेंगे। जजमेंट के लिए अभी भी 30 ही दिन है, कोई सीपीसी में कोई रीसेंट ऐसी अमेंडमेंट है नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसमें देखना वो स्टेट अमेंडमेंट होगी जो आप, क्योंकि सीपीसी कल मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है, स्टेट चाहे तो अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंगली प्रोसीजर उसका बना सकती है। और ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट अपनी तरफ से इन रूल्स को अमेंड कर रहा है। रूल्स तो हाई कोर्ट भी कर सकता है ना, अगर हाई कोर्ट को लगता है नहीं 30 नहीं 15 दिन में करना है तो हाई कोर्ट वो भी प्रोवाइड कर सकता है। फिर क्योंकि लास्ट अमेंडमेंट 2002 में हुई थी और ये जो बेयर एक्ट मेरे पास खुला हुआ है वो रिसेंट ही, आपके बेयर एक्ट में किसी में नहीं लिखा होगा। आगे देखिए, फिर हमने ये पढ़ा कि 30 डेज में जजमेंट प्रनाउंस करनी है। अगर इन एक्सेप्शनल केसेस हम डिले हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते हुए हम मैक्सिमम 30 डेज और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग देखेंगे तो वो टोटल कितना हो गया, 60 डेज हो गया। ठीक है, फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जजमेंट जो ये हम प्रनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं कैसे प्रनाउंस की जाती है, रीड करनी पड़ती है, जज साहब बताएंगे वहां पे। और रीड कर रहे हैं तो क्या करना है, उन्होंने सिर्फ इश्यूज के ऊपर अपनी फाइंडिंग और फाइनल ऑर्डर बताना है कि मैंने क्या किया, पूरी जजमेंट को आपको पढ़ने की जरूरत वहां पे नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, द जजमेंट may be pronounced by dictation in open court to a shorthand writer if the judge is specially empowered by the high court in this behalf। बेसिकली ये कभी आप यूज नहीं करोगे, बट याद रख लेना ये प्रोविजन है हमारे पास। अगर जज साहब को, जो ट्रायल कोर्ट में जो जज है, स्पेशली हाई कोर्ट ने एम्पावर किया हुआ है, एम्पावर कब करेगा हाई कोर्ट, जब कोर्ट में शॉर्ट हैंड्स दिए होंगे, मतलब शॉर्ट हैंड्स मतलब राइटर जो होते हैं, अगर आपको वो प्रोवाइडेड है, इट मीन्स कि आपको एक नोटिफिकेशन भी आया होगा हाई कोर्ट का, आपको वो कह रहा है कि आप उसी समय शॉर्ट हैंड में लिखवा सकते हो। आपने देखा होगा ना, वो लिखते होते हैं हाई कोर्ट में, तो ऐसा ही होता है, जितनी भी जजमेंट्स लिखी जाती है या ऑपरेटिव पार्ट उसका जो भी होता है वो साथ के साथ वहां पे डिक्टेट करवा देते हैं। कोई ऑर्डर पास करना है, साथ के साथ पूरा ऑर्डर वहीं पे डिक्टेट करवा दिया। अब जो लिख रहा है उस ऑर्डर को वो शॉर्ट हैंड में लिखा करता है। ट्रायल कोर्ट में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ तब हो सकता है अगर किसी ट्रायल कोर्ट के सिविल जज को हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्या किया हुआ है, एम्पावर किया हुआ है। तो पावर ये दी जा सकती है, बट जनरली नहीं दी होती किसी भी ट्रायल कोर्ट में। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट where the judgment is pronounced by dictation in open court, the transcript of the judgment so pronounced shall, after making such correction therein as may be necessary, be signed by the judge, bear the date on which it was pronounced,
एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो इसी के लिए कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि शॉर्ट हैंड से आपने लिखवा दिया तो फिर वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनेगा। जो आपने वहां पे भी ऑपरेटिव पार्ट लिखवाया ना, उसको उस पर सिग्नेचर भी होगे, उसमें जो करेक्शन है वो भी आप करोगे, और वो आप उसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बना लोगे। ये नहीं कि जो लिखवाया था बाद में कुछ और चल रहा है, जो आपने शॉर्ट हैंड से डिक्टेट करवाया वो सारा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगा। कि कल को ये ना हो ना कि कोई डिस्क्रिपेंसी आए उसके बीच में, जो एक्चुअल जजमेंट आपने पास किया और जो शॉर्ट में लिखवाया था दोनों मैच करनी चाहिए ऑपरेटिव पार्ट। तो अभी हमने यहाँ पे क्रक्स अगर देखे तो रूल 1 में हमें क्या चीज कहा हुआ है, उसने बोला है कि जजमेंट हमें 30 दिन में प्रनाउंस करनी है, एक्सटेंड हो सकते हैं 30 डेज तक। ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रनाउंस की जाती है, और जजमेंट प्रनाउंसमेंट का मतलब है कोर्ट ने रीड आउट करनी है वो जजमेंट। रीड आउट का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी जजमेंट पढ़ के सुनानी है, एक एक इशू के ऊपर क्या फाइंडिंग है मेरी वो बताऊंगा मैं, और उसका ऑपरेटिव पार्ट यानी कि क्रक्स डिसीजन फाइनल क्या हुआ वो बताना है। तो ये है पूरा रूल 1। ये चीजें हमने वैसे समझ ली थी बट यहाँ पे लिखी हुई हैं वो चीजें। फिर हमने क्योंकि ये पढ़ा था ना, रूल्स क्या चीज आपको दे रहे हैं, रूल्स आपको प्रोसीजर दे रहे हैं, डिटेल्ड प्रोसीजर। हमने वैसे पढ़ लिया जजमेंट क्या होती है क्या नहीं, अब उसके रिगार्डिंग जितना भी प्रोसीजर है हमें ये सारे रूल्स में दिया हुआ है। फिर सेकंड आइए, पावर टू प्रनाउंस जजमेंट रिटन बाय प्रीडिसेसर। कभी कभी क्या होता है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं सारा प्रीलिम्स वाला ही है। जजमेंट में से मेंस में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैक्सिमम आपसे फिर डिफरेंस पूछा करता है, जजमेंट डिक्री ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। और पूछ लिया 5 मार्क्स में बाई चांस तो पूछ भी सकता है। अब देखो, समटाइम आपने देखा होगा ना, केसेस तो चलते हैं बहुत लंबे, 5 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब आपने एक सूट फाइल किया, सपोज करो उसको फाइल किए हुए 3 साल हो गए हैं, अभी प्रोसीडिंग्स चली जा रही हैं, जज साहब की क्या हो जाएगी, 3 साल के बाद तो ट्रांसफर हो जाती है। ट्रायल कोर्ट्स में क्या होता है, 3 साल के बाद एवरी 3 इयर्स रोटेशन होनी है, ट्रांसफर हो जाती है। तो 3 साल के एंड में हम ये मान के चलते हैं आप में से कोई एक जज लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, पूरी हियरिंग कर लिया केस की। आप पोस्टेड हो सपोज करो लुधियाना में, अब लुधियाना में जो केस था आपने पूरी हियरिंग कर लिया, हियरिंग करके साइन भी कर दिया, सिर्फ क्या रह गया, उसकी प्रनाउंसमेंट रह गई है। साइन करना मतलब आपने वो जजमेंट लिख दी है, उस पर सिग्नेचर आपके हो गए हैं, प्रनाउंसमेंट ओपन कोर्ट में सुनाया नहीं है उस जजमेंट को। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको शिफ्ट कर दिया लुधियाना से चंडीगढ़, और सपोज कोई जज साहब बठिंडा में बैठे थे उनको ले आए वो लुधियाना में। तो अब जो आपकी कोर्ट में आए हैं लुधियाना में, जो नए जज आए हैं, उनके पास ये पावर दे रहा है सीपीसी कि जो जजमेंट आपके प्रीडिसेसर ने लिखा था उसको आप प्रनाउंस कर सकते हो। क्या लिखा हुआ देखिए, पावर टू प्रनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडिसेसर, यानी कि अ जज शेल प्रनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रनाउंस्ड बाय हिज प्रीडिसेसर। रिटन होनी चाहिए, साइंड बाय द प्रीडिसेसर होनी चाहिए, आप सिर्फ प्रनाउंसमेंट का काम कर रहे हो। अब यहाँ पे जब अगर आप डिटेल में जाओगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स देखोगे, उसमें कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आपको मिल जाएगी। बट हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रीडिसेसर है, यानी कि जो लुधियाना वाले पहले वाले जज साहब थे, उन्होंने क्या किया हो, जजमेंट लिख भी दी हो, उस पर साइन भी कर दी हो, उसके बाद सिर्फ प्रनाउंसमेंट बाकी है, वो तो कर सकते हैं जो नेक्स्ट जज आएंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, नहीं, रूल 3 पे आने दो पहले एक बारी, फिर देखते हैं क्या कन्फ्लिक्ट कह रहे हो। अब रूल 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, जजमेंट टू बी साइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मेंस भी लिख देना इसको, ठीक है। जजमेंट टू बी साइंड, रूल 3 में आपको क्या दिया हुआ है, जजमेंट जितनी भी हमारे पास होगी मस्ट बी साइंड, साइंड होनी चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, द जजमेंट शेल बी डेटेड, डेट होती है जजमेंट के ऊपर हमेशा। हम बाद में जब वो करेंगे ना, ड्राफ्टिंग वाली क्लासेस करेंगे, वहां पे जजमेंट का फॉर्मेट करेंगे हम, उसमें हम देखेंगे कि डेट डली होती है कि किस डेट को हम जजमेंट लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं। डेटेड होनी चाहिए, प्लस क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, जज साहब के सिग्नेचर होंगे, बाय द जज इन ओपन कोर्ट, साइंड एंड डेटेड बाय द जज इन ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रनाउंसिंग इट, एट द टाइम ऑफ प्रनाउंसिंग इट, जब वो प्रनाउंस कर रहे हैं। बेसिकली ये किस लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आपको प्रनाउंस करना होता है, प्रैक्टिस यही होती है, जितने भी जजेज होते हैं वो वहीं पे ही
साइन करते होते हैं उसके ऊपर, मतलब जब आप डायस पे बैठे हुए हो ना, क्योंकि अगर आपने पहले साइन करके रख दिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी जजमेंट लीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। आपका स्टाफ वैसे तो आपका होता है, बट कई बारी वो आपका नहीं होता है। ये सिचुएशंस जो नए नए में ज्वाइन करते हैं ना, उनके साथ हो जाती होती है। मेरे साथ हो रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहानी हुई थी वो थोड़ी सी बताता हूँ। हुआ क्या, मैंने एक जजमेंट लिखी पूरी। अब जजमेंट देखो स्टेनो से बाहर तो जाती ही नहीं है कभी भी, आप स्टेनो से तो डिक्टेट करवा रहे हो। तो जितने भी जजेस होते हैं वो कोशिश क्या करते हैं, आपको ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई जाती है, जो फैक्ट्स वगैरह है ना वो सारे आप स्टेनो से टाइप करवा लो। सिर्फ जो ऑपरेटिव पार्ट है कि आपने प्रनाउंस क्या करना है, कितना रिलीफ देना है, या तो खुद से टाइप करो उस चीज़ को, या फिर जिस दिन आपने प्रनाउंस करना है आप लंच के बाद का टाइम रखो कि 2 बजे मैं प्रनाउंस करूंगा, 1 से 2 आपका लंच है, 1 से 2 लंच के बीच में जितना टाइम मिल रहा है आपको वो ऑपरेटिव पार्ट आप डिक्टेट करवाओ और साथ के साथ उसको प्रनाउंस कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑपरेटिव पार्ट आपने लिख के रख लिया और जजमेंट रखी हुई है वहां पे। ये मिस्टेक्स हम कर देते हैं स्टार्टिंग में, बट स्टाफ बहुत तेज होता है आपका, उसकी नज़र, आपको तो अभी 1 साल आपको तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, 2 महीने भी नहीं हुए आपको जॉब करते हुए, वो पिछले 20 साल से वहां पे काम कर रहा है। आपको तो केसेस के नाम भी नहीं याद रहेंगे, उसको एक एक केस का याद रहेगा, और ये भी पता उसको याद रहेगा कि ये पार्टी इस केस में है। एक्सपीरियंस, तो उसको पता होता है उसको। अब देखो ना, सपोज आपने लिख के रख दिया, अब वो पार्टी के पास जाता है और पार्टी को बोलेगा कि मैं करवा दूंगा जज साहब से ये ऑर्डर, उसको पता चल गया ना ऑर्डर क्या है, तो वो तो कह देगा पहले पार्टी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहेगा ही कहेगा, ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही पार्टी को कह देगा कि मैं करवा दूंगा ना ऑर्डर, ये तेरी फेवर में करवा दूंगा, और कुछ भी हो सकती है ऐसे में सिचुएशंस। तो इसलिए जितना सीक्रेटिव रखोगे इनको तो बेटर होगा। इसलिए कोड भी आपको क्या कह रहा है कि जो जजमेंट पे आप साइन कर रहे हो, डेट कर रहे हो, वो जब प्रनाउंस कर रहे हो तभी करो। अब जो आप कन्फ्लिक्शन की बात कर रहे हो, जो वो उसमें लिखा हुआ है, रूल 2 में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट जज आएगा वो पावर उसके पास भी है, वो भी प्रनाउंस कर सकता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही यूज होगा, कोई करता नहीं होता है अदरवाइज भी। जो मैंने आपको बोला कि अगर आप अथॉरिटीज देखोगे तो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर आपको, कि नहीं कर सकता। एक रिसेंट मेरे ख्याल से 22 की जजमेंट भी है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई जो नेक्स्ट आया वो नहीं कर सकता। ये रेफर किया गया वहां पे कि वो प्रनाउंस नहीं कर पाएगा, मतलब वो सॉरी सिग्नेचर नहीं कर पाएगा ऑन डायस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंड बाय द जज इन ओपन कोर्ट। साइन कहाँ पे करने हैं, ओपन कोर्ट में करने हैं। बट फिर कुछ कोर्ट्स क्या कहती हैं कि अगर आपके प्रीडिसेसर ने साइन किए हुए हैं, आप प्रनाउंस, ये जो कंडीशन डाल रहा है ना, ये प्रनाउंसमेंट की कंडीशन डाल रहा है, आप भी उसके ऊपर साइन करो सिर्फ प्रनाउंसमेंट के लिए, तो वो जस्टिफाइड है। बट जनरली प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे कोई ऐसा करता नहीं होता है। आप जजमेंट पास कर रहे हो तो आप प्रनाउंस करके ही जाओगे, और सच बोलूं तो इन प्रैक्टिकल कोई प्रनाउंस करता ही नहीं होता है। जो हम ये कह रहे हैं ना, फॉर्म देखो लॉ में लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकल में क्या होता है, थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बर्डन है ना, आप एक एक केस को सुनाने लग जाओगे तो बस इसी में रह जाओगे। हाँ ये जरूर होता है, दोनों साइड के वकील साहब आते हैं, आप उनको जजमेंट की कॉपी पकड़ाते हो और कहते हो कि जजमेंट हो गई है, देख लो आप, ठीक है। बट आप खुद से प्रनाउंस प्रैक्टिकल में, पेपर में मत लिख देना ये चीज की प्रनाउंस होती ही नहीं है, क्योंकि काम इतना है ना कि नहीं किसी के पास इतना टाइम है। बट आप अगर उसको लिखोगे वहां पे, वो यही नोट करोगे, उसमें ऑर्डर शीट में यही आएगा आपके कि जजमेंट इज प्रनाउंस्ड ऑन दिस डेट। समझ रहे हो ना, मतलब ऑन पेपर यही चीज चल रही है। तो ऑन पेपर के बाद आपको जो पावर मिली हुई है, तो पावर तो है उसके पास, जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, आप अपना पूरा काम कर गए हो, आपने सिग्नेचर उस पर करके रखे हुए हैं, तो जो नेक्स्ट आपके बाद आ रहा है आपकी सीट पे जो भी सिविल जज, वो प्रनाउंस कर सकता है, काउंटर साइन कर देगा उसके ऊपर। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा कभी आप देखोगे नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है। अभी एक बार ये पढ़ाने दो। The judgment shall be dated, signed by the judge in the open court at the time of pronouncing it, and वेरी इंपॉर्टेंट, वेन वंस साइंड, जब एक बारी जजमेंट के ऊपर साइन हो जाते हैं, शेल नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ऑल्टर्ड और एडेड टू सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 152 और बाय ऑन रिव्यू। यानी कि एक बारी जब जजमेंट पे साइन हो गए ना, तो फिर कोई मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन उस जजमेंट में नहीं की जा सकती है। सिर्फ 2 ही इस रूल की एक्सेप्शन है, 152 सेक्शन और रिव्यू।
और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जजमेंट एक बारी जब साइन हो गई है तो क्या उसके बाद आप उसको उसको चेंज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जिसने प्रनाउंस किया ना वो भी नहीं कर सकता है। लाइक अभी आपकी ये 3 ईयर वाली जो जजमेंट आई है, अब वो साइन हो चुकी है, हालांकि वो सिविल सूट नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपके साथ, बट जजमेंट के जो रूल्स हैं वो तो सब पे ही लगते होते हैं, ये वाले नहीं, वो जनरल रूल्स में लिखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं। तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि एक बारी जजमेंट अगर आपने प्रोनाउंस कर दिया तो फिर उसको, मतलब साइन कर दिया, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते हो। एक ही ऑप्शन है उसको चेंज करने का, अगर आप उसको चेंज करना सकते हो, यानी कि 3 साल की प्रैक्टिस अब 2 की तो नहीं की जा सकती ना। कैसे की जा सकती है? अगर आप रिव्यू में जाते हो, उसी बेंच के पास दोबारा से जा रहे हो रिव्यू में कि ये पॉइंट्स आपने कंसीडर नहीं किए हैं, इसको एक बारी रिव्यू कर लो, और अगर आपको लगता है तो फिर इसको चेंज कर देना। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 152। 152 सेक्शन की बात हो रही है सीपीसी के। वहां पे क्या दिया हुआ है आपको? ऑल्टरेशन, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट सिर्फ अर्थमेटिकल एंड क्लेरिकल मिस्टेक्स। अगर जजमेंट में कोई अर्थमेटिकल या क्लेरिकल, यानी कि आपने 10,000 लिखना था बट वो 1,000 लिखा गया, एक जीरो लगनी रह गई, तो ऐसी क्लैरिकल मिस्टेक्स को तो आप ठीक कर सकते हो, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को तो ठीक कर सकते हो, बट इसके अलावा कोई और चेंज आप जजमेंट में नहीं कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जजमेंट वंस साइंड, एक बारी जब जजमेंट साइन हो जाएगी, शेल नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। टू सेव, सेव का मतलब होता है एक्सेप्शन, इसकी बस यही एक्सेप्शन है। पहला, अगर 152 सेक्शन देखें सीपीसी का, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि हम चेंज कर सकते हैं अर्थमेटिकल मिस्टेक को और क्लेरिकल मिस्टेक को, और रिव्यू में जजमेंट को चेंज किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस हम डिटेल में लिखेंगे, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ समझो उस चीज को। तो रूल 3 में अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूल 3 में हम ये पढ़ रहे हैं कि जजमेंट अगर प्रनाउंस करनी है तो ओपन कोर्ट में ही प्रनाउंस करनी पड़ेगी, जज साहब उसके ऊपर साइन करेंगे, डेट डालेंगे उसके ऊपर, वो भी चीजें जनरली ओपन कोर्ट में ही की जाती है। और एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं आपको, जितना भी प्रोसीजर है ना, जितना भी प्रोसीजर है, इट इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस। हम आगे बार बार इस लाइन को यूज करेंगे, हैंडमेड ऑफ जस्टिस, मतलब यहां पे लिख देने का मतलब ये नहीं कि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ही करनी है। अगर जस्टिस डिमांड कर रहा है कि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं हो सकती है, तो फिर जस्टिस विल प्रिवेल, वो चीज प्रिवेल करेगी थ्रू आउट। जहां पे जितनी भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे उसमें बार बार अगर रूल्स की हम स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, उसमें और लिबरल होके चल रहे हैं, तो वहां पे हमेशा आंसर में एक लाइन लिखेंगे कि पूरा प्रोसीजरल लॉ जो होता है इट इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस, यानी कि जहां पे जस्टिस प्रिवेल करेगा वहां पे, मतलब जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, हम प्रोसीजर को लिबरल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो यहाँ पे भले ही लिखा हुआ है ओपन कोर्ट में साइन वगैरह, ये वो नहीं भी हुए तो ये नहीं कि हम कह देंगे कि जजमेंट वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं होता है कभी भी, बस वो प्रैक्टिस दिया हुआ कि ऐसा होना चाहिए। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ लिया, इसको याद रखना, ठीक है? इसमें लिखना, रिव्यू के साथ लिख देना, रेड विद सेक्शन 114। रिव्यू जो है आपको सीपीसी के सेक्शन 114 में दिया हुआ है, 114 में दिया हुआ है। बेयर एक्ट में ही जहां पे आपके पास सेक्शन 114 होगा, जहां पे सेक्शन 152 होगा, दोनों के आगे लिख लोगे रेड विद ऑर्डर, ऑर्डर 20 रूल 3। ये इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी में, और बिलीव मी मार्क्स भी उसी को ज़्यादा मिलेंगे जो हर प्रोविजन को इंटरलिंक कर पाएगा। और इंटरलिंक करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा अरे इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो जो पढ़ रहे हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके ऊपर क्लासेस जानी है आगे की। जैसे अभी देखो हम कल से जजमेंट में ही लगे हुए हैं, जजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। तो जजमेंट कौन से ऑर्डर में दी हुई है? 20 में दी हुई है, आपको टिप्स पे याद होगा क्योंकि 2 दिन से वही कहानी पढ़ रहे हैं हम। तो जब रिव्यू की बारी आएगी या 152 की बारी आएगी तो उसके ऊपर भी पूरी क्लासेस दी जाने वाली है, तो वो भी याद हो जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे रिपीट किया कि एक बारी साइन हो गया तो उसके बाद ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती है जजमेंट में, ये क्वेश्चन फिर हम लिखेंगे भी बाद में डिटेल में। जजमेंट वाले पोर्शन में मैं आपको हो सकता है ना लिखवाऊँ, एक लाइन लिखवा के छोड़ दूं, बट जब 152 हम करेंगे उस समय तक रिव्यू भी हम कर चुके होंगे, तो जब ये तीनों टॉपिक डिटेल में हो गए होंगे तो 152 लिखते हुए मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में डिटेल में लिखवा दूंगा, ठीक है? 3 रूल अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला रूल क्या पढ़ा हमने? कि जजमेंट 30 दिन के अंदर प्रनाउंस करनी है फाइनल हियरिंग से।
30+30 हो सकता है, ओपन कोर्ट में प्रनाउंस होती है। फिर हमने पढ़ा कि आप प्रनाउंस नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो आपका जो नेक्स्ट आएगा सक्सेसर इन ऑफिस वो प्रनाउंस कर देगा। फिर हमने पढ़ा कि जजमेंट को ओपन कोर्ट में प्रनाउंस किया जाता है, प्लस साइन होने चाहिए जो प्रनाउंस कर रहा है जज साहब के, और डेट होनी चाहिए उसके ऊपर। हमने पढ़ा जजमेंट एक बार साइन होगी उसके बाद फिर कोई उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है इस रूल की, रिव्यू डालोगे तब रिव्यू वाले जज साहब चेंज कर सकते हैं, या फिर 152 सेक्शन सीपीसी उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस हो सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हम्म। नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जब प्रनाउंस कर रहे हो उस समय डेटेड होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ प्रनाउंसमेंट आपको नोट करनी है और उस पर सिग्नेचर आने चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये निकल रही है, और अदरवाइज अगर आप देखो तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हम थ्रू आउट प्रोसीजर नहीं करेंगे। जहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा ना, उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। जजमेंट, जजमेंट्स ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं अदरवाइज, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन पढ़ते हैं। जब मैं आपको जजमेंट ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, जिन्होंने किया हुआ है पहले उनको याद होगा, उस समय भी मैंने जजमेंट ड्राफ्ट करने से पहले आपको ऑर्डर 20 रूल 4 पहले पढ़ाया होगा। उस समय हो सकता है आपने सीपीसी नहीं किया होगा, तो फिर उस समय ये नहीं समझ आ रहा होगा। तो उस समय भी हम ये चीज पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसने, देखो 2 चीजें बता रहा है, जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एंड जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स मतलब ये सिविल कोर्ट की बात कर रहा है। हमारे पास ना स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट है, उसमें जितने भी छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, सपोज 5,000 तक की लिमिट डाल दी है या 2,000, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो उतने जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में चलेंगे, सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटे ऑफेंसेस हो गए ना जो वहां पे मेंशन्ड है। तो अगर वो स्मॉल, ये तो आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है, अगर वो स्मॉल कॉज की जजमेंट है तो उसमें क्या क्या आएगा, अगर वो सिविल कोर्ट यानी कि अदर कोर्ट्स की जजमेंट है तब उसमें क्या क्या चीजें आनी है। तो स्मॉल कॉज में देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखना, जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि एक चीज तो इसमें ये आनी चाहिए, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, इश्यूज, कि दोनों पार्टीज के बीच में मुझे डिटरमाइन करना क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑन। तो जो हम स्मॉल कॉज कोर्ट में जजमेंट लिखेंगे ना, कभी भी आपके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना एसडीएम वगैरह, उनको ये जुरिस्डिक्शन दे दी जाती है। जितने भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट होंगे, जब वो जजमेंट लिख रहे हैं तो उस जजमेंट को, हमने क्या पढ़ा, जजमेंट डिटेल्ड होती है ना। कल मैंने आपको बताया कि जजमेंट में पहले आप लिखोगे कि प्लेंटिफ इस चीज़ के लिए प्लेंट लेके आया, फिर उसकी जो प्लेंटिफ की कहानी है वो ब्रीफ में लिख दोगे। फिर आप लिखोगे मैंने सम्मन इशू किए, डिफेंडेंट प्रेजेंट हुआ, डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस फाइल किया, डिफेंडेंट ने जो अपना डिफेंस लिया उसको ब्रीफ में लिख दोगे। फिर आप उसका एग्जामिनेशन या आपने एडीआर को रेफर किया वो थोड़ी सी बात लिखोगे। फिर उसमें जो इश्यूज आपने बनाए एक एक इशू वहां पे लिखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्लीडिंग्स मैंने ये इश्यूज बनाए इसमें। फिर एक एक इशू को डिस्कस करोगे डिटेल में, एक एक इशू को डिसाइड करोगे और लास्ट में अपनी फाइंडिंग दोगे। तो डिटेल्ड जजमेंट हो गई ना। बट स्मॉल कॉजेज कोर्ट को ये करने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट लिखने हैं इश्यूज यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, और उसके बाद अपना डिसीजन दे देना। फैक्ट्स वगैरह लिखने की उनको जरूरत नहीं है। बट जो अदर कोर्ट्स होती हैं वो देखिए, जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स शेल कंटेन, क्या क्या चीजें उसमें आनी चाहिए। पहला, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस मतलब प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, प्लेंट की स्टेटमेंट आ जाएगी और डब्ल्यूएस की उसमें ब्रीफ आ जाएगा, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये डिटेल्ड जजमेंट में तो ये आना ही आना है। फिर क्या आएगा, उन दोनों के बेसिस पे, प्लेंट के बेसिस पे और डब्ल्यूएस के बेसिस पे आपने क्या बनाया, इश्यूज बनाए। तो सेकंड आप उसमें लिखोगे पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर डिसीजन देयर ऑन एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रीजंस फॉर सच डिसीजन। ये थर्ड हो गया, डिसीजन देयर ऑन एंड रीजंस फॉर सच डिसीजन फोर्थ हो गया। यानी कि जो आप डिसीजन दे रहे हो वो रीजन होना चाहिए, यहां पे रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है आपको।
स्मॉल कॉजेज कोर्ट क्या करेगा, उसने लिखा कि ये 3 पॉइंट्स के ऊपर झगड़ा है ये दोनों पार्टीज का, और मैंने ये डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया, रिकॉर्ड करने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन उसने बना दिया, उस पर उसका डिसीजन क्या है, डिसीजन दे दिया, बट उसके लिए रीजनिंग क्या है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, भले ही वो जजमेंट क्यों नहीं है, उसमें रीजंस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है, प्रोसीजर में लिखा हुआ है। बट जो अदर कोर्ट्स होंगी, यानी कि सिविल कोर्ट्स, आपकी जो कोर्ट्स होंगी, उसमें तो फिर आपको डिटेल में लिखना ही पड़ेगा। 4 चीजें आएंगी उसमें। पहले ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, उसके बेसिस पे मैं क्या फ्रेम कर रहा हूँ, इश्यूज फ्रेम कर रहा हूँ। फिर उसमें आ जाएगा पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि इश्यूज। फिर एक एक इशू के ऊपर फाइंडिंग आती है। एक एक इशू के ऊपर फाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं रीजन दे रहा हूं अपने डिसीजन के लिए, और लास्ट में मैं डिसीजन दे दूंगा उसके ऊपर। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिखा है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, ये आपसे एक बारी नहीं बहुत बारी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, लिख लिया करो। और जब मैं कहता हूँ ना कोई चीज़ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, साइड पे उसके प्री लिख लिया करो, क्योंकि वो फिर पूछा जाता है। ये भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है ऊपर वाला, ठीक है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है, और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा बताइए जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स में क्या क्या आना चाहिए, देगा आपको ये, इनमें से दे देगा सपोज कंसाइज स्टेटमेंट, बाकी ये 2 लिख देगा, और तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा बोथ बी एंड सी। समझ रहे हो, मतलब कंसाइज स्टेटमेंट तो नहीं आएगी ना ऊपर वाले में, स्मॉल कॉजेज में तो सिर्फ क्या आएगा, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। बट वो क्या करेगा, जानबूझ के आपको या तो कंसाइज स्टेटमेंट देगा या फिर लिख देगा रीजंस फॉर ईच। जो रीजंस है आपके डिसीजन के वो उसमें डाल देगा, तो वो आपको चूज नहीं करना, क्योंकि स्मॉल कॉजेज पूछ रहा है। हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ा होता है, फिर याद आता है हाँ ऐसा पढ़ा तो हुआ है, ये चारों पॉइंट्स हम चारों को कर देते होते हैं, या कहीं पे ऑप्शन दिया होता है उसने ऑल ऑफ द अबव, तो हम सब पे मार्क कर देते होते हैं। आपको हो सकता है कि ऐसे दे दे वो कि जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज मस्ट कंटेन, पहला दे देगा आपको ये फैक्ट्स, मतलब फर्स्ट आपको ये दे दिया उसने कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, दूसरा दे दिया आपको पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, और तीसरा दे दिया रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन डिसीजन, और चौथा दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर में आपका बी आएगा, यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा, स्मॉल कॉजेज का वो पूछ रहा है। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इन डेप्थ। इन डेप्थ मतलब हर टॉपिक में से तो क्या ही पूछ लेगा वो, जिसमें बता दिया कि ये पढ़ना ही पढ़ना, उसको फिर इन डेप्थ आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब ये आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल कॉजेज की जजमेंट में क्या आएगा और अदर कोर्ट्स की जजमेंट में क्या चीज़ें कंटेन होगी। नेक्स्ट देखिए। सेम जजमेंट से आप वो नहीं कर सकते ना, चाहे स्पीडी है तो क्या हुआ, स्पीडी का तो मतलब यही हुआ ना कि डे टू डे चला रहे हो आप उस चीज़ को। अदरवाइज कोर्ट में क्या होता है, 2 महीने की डेट डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो, नहीं हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शन आ रखी है कि इसका डिस्पोजल 1 महीने के अंदर करो, तो आप 2 महीने की डेट तो नहीं डाल सकते ना, तब तो आपको डे टू डे चलाना पड़ेगा, वो तभी 1 महीने में डिसाइड। हाँ, जजमेंट हमेशा डिटेल्ड ही जाएगी जैसे होती है, बस आप फास्ट कर रहे हो उस चीज़ को, अगर लिखा हुआ है स्पीडी डिस्पोजल। 5th में देखिए, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, इस पे बना लेना स्टार, इंपॉर्टेंट लिख लेना, प्रीलिम्स के लिए प्री लिख देना आगे, और साइड पे इसके लिख देना रेड विद ऑर्डर 14, रेड विद ऑर्डर 14 रूल 2, रेड विद ऑर्डर 14 रूल 2, इसी तरफ लिख लेना। सेम चीज आपको ऑर्डर 14 रूल 2 में भी दी हुई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम चीज आपको ऑर्डर 14 रूल 2 में भी दी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको बताया कि जब हम जजमेंट प्रनाउंस कर रहे हैं ना, एक एक इशू को हमने डिसाइड करना है। इश्यूज फ्रेम हो गए, उसके बाद मैंने पार्टीज को जब सुना तो मैं क्या करूंगा, उसमें लिखूंगा इशू नंबर 1, फाइंडिंग्स ऑन इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 में प्लेंटिफ ने ये चीजें कही, ये अपने एविडेंसेस लेके आया, ये विटनेसेस को मैंने सुना,
डिफेंडेंट ने ये चीज कही, ये जजमेंट दी डिफेंडेंट ने, ये विटनेसेस आए, मैंने सुना, लॉ इसके ऊपर ये चीज कह रहा है और मेरी फाइंडिंग इशू नंबर 1 के ऊपर ये है। फिर सेम मैं करूंगा इशू नंबर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक एक इशू के ऊपर आपको डिसीजन देना पड़ेगा, जितने भी इश्यूज बनाए हैं सबके ऊपर आपको डिसीजन देना पड़ेगा। इन suits in which issues have been framed, the court shall state its finding or decision with the reasons therefore upon each separate issue unless the findings upon any one or more of the issue is sufficient for the decision of the suit. Sometimes क्या होता है ना, आप देखो वैसे तो हर इशू को सेपरेटली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, हर इशू को सेपरेटली आपको ट्रीट करना पड़ेगा और सेपरेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी रीजंस देने पड़ेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है, दो इशू एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इशू आपने बना दिया कि क्या जो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी इसने पे किया हुआ है, और दूसरा बना दिया वैल्यूएशन के ऊपर, पहला कोर्ट फीस के ऊपर और दूसरा वैल्यूएशन के ऊपर। वो दोनों जब आप निकालोगे कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो दोनों सेम ही निकलते होते हैं। तो आप उसकी फाइंडिंग जरूर कंबाइन कर सकते हो कि फाइंडिंग्स ऑन इशू नंबर 2 एंड 3, जो भी वो इश्यूज हैं 2 एंड 3 के ऊपर आप कॉमन फाइंडिंग दे रहे हो, उसमें लिखोगे कि डिसीजन ऑफ इशू नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो बेस्ड ऑन दी कॉमन फाइंडिंग है, क्योंकि उसका एक ही लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बट अगर दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा है, फिर उसको अलग अलग ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज लिखा है उसने कि वैसे तो हर उसकी क्या होती है, ईच सेपरेट इशू का हम सेपरेटली ही डिसाइड करते हैं, बट सम टाइम हम उसको वन और मोर इश्यूज को एक साथ भी डिसाइड कर सकते हैं। यही चीज सेम आपको मिलेगी ऑर्डर 14 जो है वो इशू से डील कर रहा है। जैसे हम ये जजमेंट पढ़ रहे हैं ना, जजमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर 20 में। ऐसे ही जब हम ऑर्डर 14 पढ़ेंगे वो किस चीज से डील कर रहा है, इश्यूज से डील कर रहा है। उसके रूल 2 में भी यही लिखा हुआ है कि जितने भी इश्यूज हमने बनाए हैं वो सारे डिसाइड होने चाहिए सेपरेटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए लिख लेना। फिर 6B पे आ जाइए। 1 to 5 हमने पढ़ लिया, उसके बाद 6B पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल। जजमेंट मैंने प्रनाउंस कर दिया, अब कॉपी भी तो देनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी अगर मांग रही है। वेयर द जजमेंट इज प्रनाउंस्ड, कॉपीज ऑफ द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द pronouncement of judgment for preferring appeal on payment of such charges as may be specified in the rule made by the high court। हाई कोर्ट ने इसके लिए जो रूल्स बनाए हुए, किसके लिए, कि अगर आपको कॉपी ऑफ जजमेंट चाहिए तो कितने रुपए आपको, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, वो उस स्टेट का हाई कोर्ट रूल बनाएगा। रूल मेकिंग पावर हाई कोर्ट के पास है ना, इनको अमेंड करने की भी और इसके अलावा इसकी प्रोविजंस को फर्दर एक्सप्लेन करने की भी रूल मेकिंग पावर है। तो हाई कोर्ट ने सपोज कह दिया कि किसी को जजमेंट की कॉपी चाहिए तो एक पेज का 1 रुपया देना पड़ेगा। जजमेंट के 100 पेजेस है तो फीस कितनी हो गई, 100 रुपए होगी। कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये रूल है, ऐसा बनाया जा सकता है। तो जो भी रूल हाई कोर्ट ने बनाए हैं वो कंप्लाइंस हम जब कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने वो फीस पेमेंट कर दिया तो इमीडिएटली जजमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी उस पार्टी को जो मांग रही है, ताकि वो क्या कर पाए, अपील वगैरह फाइल कर पाए। तो इसमें प्रीलिम्स में याद रख लेना कि जजमेंट की कॉपी कब अवेलेबल की जाती है, इमीडिएटली। जब प्रनाउंस ही कर दिया ना जजमेंट, फिर तो कुछ रह नहीं गया ना, फिर तो आप उसको कॉपी दे ही दोगे। अनाउंसमेंट के बाद उसने अप्लाई किया, अब अप्लाई के बाद जो टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है मतलब जो स्टाफ आपका टाइम लेगा वो लगेगा 1-2 दिन, उसके बाद आप उसको दे दोगे। कोई भी पार्टी मांग सकती है, ठीक है। फिर आगे देखिए 6B के बाद 20, हम सिर्फ जजमेंट वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं ना अभी। रूल 20 देखिए इसके बाद, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट। देखो आपको सच बताऊं, जो आज वाला क्लास है ना वो थोड़ी बोरिंग रहेगी। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं है। बोरिंग तब हो जाता है जब हम किसी चीज़ को फास्ट कर रहे होते हैं। आप देखो ना, कल मैंने आपको वो जजमेंट समझाते हुए, डिक्री समझाते हुए इतना टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं अगर इस एक एक रूल को पकड़ के बैठ जाऊं और वो 2-2 क्लासेस एक एक रूल के ऊपर लगा दूं, फिर तो 2 साल सीपीसी में ही लग जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इतने तो नहीं है, बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बीच में आपको मार्क करवा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ टॉपिक को देखते हुए। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद डिक्री,
आज की क्लास में तो शायद ही हो पाए क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें अगला पूरा हफ्ता ही हमारा डिक्री में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री की भी बात कर रहे हैं हम, जजमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। टू बी फर्निश सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री शेल बी फर्निश टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंसेस। जब वो मांग रहे हैं आपसे कॉपी तो आप उसको दे दोगे। ऊपर क्या लिखा था जो रूल 6B पढ़ा, उसमें वो कह रहे थे जजमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि वहां पे तो सिर्फ वो कह रहे हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं, जजमेंट एंड डिक्री। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम उसको जब वो एप्लीकेशन लगाएगा तो वो कॉपी दे देंगे। कौन सी कॉपी? सर्टिफाइड कॉपी। जजमेंट की जो कॉपी दी जाती है वो कौन सी कॉपी होती है? सिर्फ फोटो कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी। कोर्ट की स्टैंप लगती है उस पर कि दिस इज सर्टिफाइड कॉपी, ट्रू कॉपी जो ओरिजिनल है उसी की सर्टिफाइड कॉपी है ये। जब हम एविडेंस पढ़ते होते हैं वहां पे हमने सर्टिफाइड कॉपी के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। नहीं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जब पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए सिर्फ कि जो 6B है वहां पे तो ये बोला हुआ है कि कॉपी कब वो अप्लाई कर सकता है। जैसे ही जजमेंट प्रनाउंस हुआ इमीडिएटली हम रेडी हैं देने के लिए। अब वो ना करे, 10 दिन ने उसने अप्लाई किया तो ये थोड़ा ना हम उसके घर जाएंगे देने के लिए। 10 दिन के बाद अप्लाई कर रहा है तो जो भी फीस वगैरह पे कर देगा उसके बाद ये ले जाएगा। तो इसलिए रूल जो 6B है और 20 इसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा पढ़ते गए क्योंकि एक ही चीज की बात हो रही है। अब बताइए करण। अब इसके बाद राइटिंग वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। इमीडिएटली कोर्ट जैसे ही वो आपको ये बता रहा है 6B की, जैसे ही आपने जजमेंट प्रनाउंस किया इमीडिएटली अवेलेबल। अगर पार्टी साथ के साथ कहती है मुझे जजमेंट चाहिए, एप्लीकेशन लगाती है, एप्लीकेशन पर वो 6B में नहीं लगाएगी, एप्लीकेशन तो 20 में लगेगी। रूल 20 में एप्लीकेशन लगेगी। पर 6B में कोर्ट की ड्यूटी बताई हुई है कि कोर्ट अवेलेबल रखेगा। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि 4 दिन बाद आना। ठीक है, इमीडिएटली। हाँ, कॉपीज मतलब सर्टिफाइड कॉपीज, उसको इसलिए कह रहे हैं 6B को हम 20 के साथ ही पढ़ेंगे हमेशा। अब ये जो अभी हमने पढ़ा इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। जो हमने आज की क्लास में अभी तक पढ़ा है ना, जजमेंट का जो ऑर्डर 20, इसको शॉर्ट में लिख के इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स में यहाँ से पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो रूल 3 है मेंस के लिए, बट उसको अभी हम कवर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हमने रिव्यू पढ़ा हुआ है ना 152 सेक्शन पढ़ा हुआ है। तो जब वो सेक्शन भी पढ़ लेंगे उसके बाद फिर उस वाले क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें लिखिए हेडिंग बना लेना, ऑर्डर ऑर्डर 20 CPC जजमेंट। ऑर्डर 20 CPC जजमेंट। इसमें लिखना रूल 1। सबसे पहले लिखिए रूल 1। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, ब्रैकेट्स में लिखना दैट इज फाइनल हियरिंग ऑफ केस। आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड shall pronounce judgment, shall pronounce judgment in open court, shall pronounce judgment in open court either at once or as soon as thereafter as may be practicable, as may be practicable, but when judgment, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख देना, when judgment is to be pronounced, to be pronounced on some future date
कोर्ट शेल फिक्स अ डेट फॉर दैट पर्पस। ये नहीं है कि 30th डे ही होना चाहिए, कोर्ट अपनी मर्जी से वो डेट चूज करेगा, ठीक है। फॉर दैट पर्पस, ब्रैकेट्स में लिखना, ड्यू नोटिस, ड्यू नोटिस shall be given to parties ऑब्लिक प्लीडर्स। पार्टीज या उनके प्लीडर्स को ड्यू नोटिस दिया जाएगा। Therefore, after final arguments, after final arguments, time for pronouncement of judgment is maximum 30 days. Maximum 30 days. This 30 days period can be extended, can be extended, but not beyond 60 days, not beyond 60 days। इसके साइड पे लिख लेना, दैट इज 30 + 30 days from the date of final hearing, from the date of final hearing। नोट में लिख देना, therefore judgment is pronounced on the same day or same day of arguments of final arguments, same day of final arguments or any future date। ये तो हमें क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन लिखना है इसके बाद। क्वेश्चन लिखिए, डज दिस पीरियड ऑफ 30 डेज, जो हम कह रहे हैं जजमेंट टू बी प्रोनाउंस्ड इन 30 डेज, डज दिस पीरियड ऑफ 30 डेज अप्लाई ऑन हाई कोर्ट्स एज वेल। क्या ये हाई कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा? आंसर लिखिए, नो, ओनली फॉर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ये जो पीरियड दिया हुआ है सिर्फ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का है, मैं नहीं कह रहा हूँ। केस का नाम लिखिए, अनिल राय, अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2001 सुप्रीम कोर्ट। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए, हेल्ड, it was held that the rule of 30 days, rule of 30 days is not applicable, rule of 30 days is not applicable on the high courts, on the high courts, but following guidelines, following guidelines were passed by the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 30 डेज का पीरियड नहीं लग रहा, बट ये गाइडलाइंस हाई कोर्ट को भी फॉलो
करनी पड़ेगी। फर्स्ट इसमें लिखना, हाई कोर्ट्स, पूरा लिख लिया करो आप, मैं शॉर्ट में अगर लिख रहा हूँ, हाई कोर्ट्स शुड मेक all endeavors to pronounce the judgment within time, within time, but second लिखना, if high court has not passed the judgment even within 6 months, even within 6 months, any party can apply to the Chief Justice of High Court। जज साहब ने फाइनल हियरिंग कर लिया हाई कोर्ट वालों ने, और अनाउंस नहीं किया जजमेंट, तो वो कहते 6 महीने के अंदर अंदर तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया फिर आप एप्लीकेशन लगाइए चीफ साहब के पास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड मैटर कैन बी हर्ड अफ्रेश, दोबारा से सुना जा सकता है फिर उसके ऊपर। इसी में नेक्स्ट मतलब ये खत्म हो गया, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, इससे पहले हम ये लिख रहे थे ना मिसलेनियस, उसी में आगे लिख रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आगे लिखिए। नो नीड टू रीड, रूल 1 का ही लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है, रीड दी होल जजमेंट, पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउंस करने के लिए? जस्ट द ऑपरेटिव पार्ट इज इनफ, फाइंडिंग ऑफ द, मतलब ये ऑपरेटिव पार्ट जो हम कह रहे हैं ये क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिव पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिव पार्ट ये दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, ऐसे लिख लेना भले ही आप, एरो बना लेना इसमें, ठीक है, फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इशू, प्लस दो चीज़ें आ रही है ना यहाँ पे, प्लस फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये बेयर से ही लिख रहे हैं हम, कहीं अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, फाइनल ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा और एक एक इशू के ऊपर क्या फाइंडिंग है उसको ऑपरेटिव पार्ट हम कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जजमेंट मे बी प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन टू शॉर्ट हैंड राइटर, बट कब? ओनली इफ, ओनली इफ स्पेसिफिकली empowered by the high court, only if the only if specifically empowered by the high court। ये रूल 1 हमने पढ़ लिया, रूल 1 ही सबसे बड़ा है वैसे तो, इसके बाद लिखना रूल 2, रूल 2 ऑर्डर 20 में ही लिख रहे हैं, रूल 1 हमने पहले लिखा, फिर हम लिख रहे हैं रूल 2, इसमें लिखना, सपोज, सपोज प्रीडिसेसर इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर हो गया प्रीडिसेसर, बट जजमेंट was written by him, ट्रांसफर हो गया पर जजमेंट तो उसने लिखी थी,
सक्सेसर shall pronounce the judgment of predecessor. However, there is conflict of opinions. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब हम पढ़ेंगे हमें मिल जाएगी, बट इन केस ये प्रीलिम्स में आ जाता है, याद रख लेना, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कंफ्लिक्ट होता है तो जजमेंट के ऊपर मत चल जाना, वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग दे रहे हैं वहां पे। आपको प्रीलिम्स बेयर के अकॉर्डिंगली आंसर करना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया कि जो जजमेंट प्रनाउंस नहीं की है प्रेडिसेसर ने तो क्या सक्सेसर प्रनाउंस कर सकते हैं, आंसर इज यस। प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही होगा और इसको याद भी रख लेना, ठीक है। इसको यहाँ लिख देना, फॉर प्रीलिम्स, फॉर प्रीलिम्स। रूल 3, ऑर्डर 20 रूल 3 लिख रहे हैं हम। किस चीज की बात कर रही है, ऑल्ट्रेशन इन जजमेंट, ऑल्ट्रेशन इन जजमेंट। जर्नल रूल लिखना, जर्नल रूल नो, आप पूरा लिखना, GR मत लिखना उसको। जर्नल रूल क्या, जजमेंट एक बारी साइंड हो जाती है, ऑल्ट्रेशन इन जजमेंट वंस इट इज साइंड। जब एक बारी साइन होगी तो क्या उसमें ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, आंसर इज नो, बट एक्सेप्शन लिखना। एक्सेप्शन फर्स्ट क्या है हमारे पास, सेक्शन 152 CPC एंड सेकंड रिव्यू, सेक्शन 114 CPC। सेक्शन 152 CPC किस चीज़ की बात कर रहा है, क्लैरिकल या फिर अर्थमेटिकल एरर्स। और रिव्यू क्या होता है, दैट इज heard by the same judge, same judge who pronounced the judgment। जिसने देखो ना, अपील क्या होती है, अपील होती है ऊपर की अथॉरिटी पे जाती है। रिव्यू मतलब जिसने डिसीजन दिया वही सुनेगा। अब ये मत सोचना इसमें कि वो जज साहब की तो ट्रांसफर हो गई है, सेम जज का मतलब है वो कोर्ट सुनेगी दोबारा से। पर्सन वो जरूर चेंज हो सकता है, आप उस कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो जब जजमेंट पर अनाउंस कर रहे हो। आपने जो ये पिछली जो आपकी वाली जजमेंट है, गवाही साहब भी थे इसमें अनाउंस करते हुए, अब सपोज उनकी रिटायरमेंट हो जाती है रिव्यू डिसाइड करते हुए, तो ऐसा थोड़ा ना कि जो नेक्स्ट आएंगे वो रिव्यू डिसाइड नहीं कर सकते, उस चेयर को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेम जज का मतलब है जो सेम पोजीशन में बैठा हुआ है उस कोर्ट के पास वो जा रही है, चाहे वो पुराने वाले की ट्रांसफर होगी, नए आ गए हैं तो नए के पास, ठीक है। फिर लिखिए इसमें नोट में लिखना, अदरवाइज, अदरवाइज जजमेंट वंस साइंड, वंस साइंड, डेटेड and pronounced by the judge in an open court cannot be altered, cannot be altered। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन इन जजमेंट नहीं हो सकती जब एक बारी साइन कर दिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट बना लेना, सेकंड लिखना। देखो ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं सिविल साइड पे। जो हमने पढ़ा कि जजमेंट एक बारी साइन कर दिया तो उसकी ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये सिविल साइड पे पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल साइड पे सेम रेमेडी हमें, सेम प्रोसीजर दिया हुआ है हमें। जब हम क्रिमिनल का प्रोसीजर कहाँ पे है, सीआरपीसी में है। सीआरपीसी का 362 सेक्शन सेम बात कर रहा है कि जजमेंट जब क्रिमिनल साइड पे हमने साइन कर दिया, प्रनाउंस कर दिया, ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट क्लेरिकल एरर्स। उसके अलावा ऑल्ट्रेशन
नहीं हो पाएगी। पहले सीआरपीसी हुआ करता था, बीएनएसएस हो गया। बीएनएसएस में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 403 है उस चीज का। ठीक है, लिख लीजिए उसमें सिमिलर प्रोविजन is given under section 362 CRPC, ब्रैकेट्स में लिख लेना, सेक्शन 403 of BNSS, but that is applicable on judgment given by criminal, on a criminal matter लिख लेना, given on a criminal matter। जो ये चीजें होती है ना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सपोज उन्होंने कि बताइए कि जजमेंट वंस, सिविल में पूछ लिया, सीपीसी का क्वेश्चन आ गया, साइंड क्या ये ऑल्टर हो सकती है नहीं हो सकती है, ये जो इंटरलिंकिंग है, भले ही वो सीपीसी का पूछ रहा है, आप उसको, आपसे पूछ तो जजमेंट ही रहा है ना, कंक्लूजन में या कहीं नोट में एक लाइन लिख के आनी है सिर्फ, हमने ज़्यादा नहीं लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है वहाँ पे। ये ना हो कि 50% इसका लिखने लग गए आप। एक लाइन का मतलब है आप सिर्फ इंटरलिंक कर रहे हो कि देखो मुझे सिविल का नहीं, मुझे क्रिमिनल का भी पता कि वहाँ पे भी जजमेंट की सेम ही पोजीशन है, उसको एक बार ही साइन हो गया तो ऑल्ट्रेशन उसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रूल 4, ऑर्डर 20 रूल 4, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, इसमें क्या चीजें आएंगी, कंटेन्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ब्रैकेट्स में लिख लेना इश्यूज प्लस डिसीजन। इसमें साइड पे लिखना इट डज नॉट कंटेन एनी फैक्ट्स ऑफ केस कॉमा फाइंडिंग्स रीजंस फॉर डिसीजन। फिर लिखना जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स कंटेन्स, क्या क्या चीजें आएंगी बाकी की कोर्ट में, कोर्ट की जजमेंट में, फर्स्ट फैक्ट्स, सबसे पहले फैक्ट्स आ जाएंगे केस के, सेकंड पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ब्रैकेट्स में लिख देना इश्यूज, थर्ड फाइंडिंग ऑन ईच इशू, ब्रैकेट्स में लिख देना रीजंस, और लास्ट लिख देना डिसीजन, यानी कि रिलीफ क्या आपको दिया, रिलीफ आपको क्या मिला। फिर लिखना ऑर्डर 20 रूल 5, इसमें ब्रैकेट्स में लिख देना रेड विद ऑर्डर 14 रूल 2, सिंपल एक लाइन लिखना सिर्फ, कोर्ट्स टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल द इश्यूज, सभी इश्यूज के ऊपर उसको जजमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी। सेम चीज़ लिखी हुई है ऑर्डर 14 रूल 2 में, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर 14 रूल 2 पढ़ेंगे, तब उसमें हम वहाँ पे लिख लेंगे रेड विद ऑर्डर 20 रूल 5। ठीक है, तो ये ना आपको प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने लिखी है कि ईच इशू के ऊपर हमें फाइंडिंग देनी पड़ेगी।
ईच इशू को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ आपको दी हुई है। प्रीलिम्स में ऐसे ही फालतू के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बोलेगा बताइए कोर्ट्स टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज इज प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजन कौन से में, ऑर्डर 20 रूल 5, ऑर्डर 20 ऑर्डर 14 रूल 2, दोनों दे दिया। फिर एक कह देगा नन ऑफ अबव, एक कह देगा मतलब बोथ ए एंड बी। तो वो आप तभी कर पाओगे ना जब पढ़ा होगा। 14 रूल 2 तो सबको याद होता है क्योंकि वो इश्यूज वाला ही टॉपिक है ना, चैप्टर ही वो इश्यूज वाला है। तो ये वाला याद नहीं रहता है, तो दो जगह दिया हुआ है, दोनों का याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इसमें लिखिए, मतलब नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर 20 रूल 6B, ब्रैकेट्स में लिख लेना रेड विद रूल 20। इकट्ठा कर रहे हैं ना इसको हम, क्योंकि एक ही चीज़ की तो वहाँ पे बात हो रही है। किस चीज़ की बात कर रहा है ये, कॉपीज ऑफ जजमेंट। कॉपीज ऑफ जजमेंट कैसे मिलेगी, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये कहाँ लगती है, रूल 20 में लगती होती है। कौन लगाएगा एप्लीकेशन, बाय दी पार्टीज या पार्टी ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, फी। फी लिखना, जितनी भी फीस है, और फीस कौन डिटरमाइन करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। लिख लेना, भले यहाँ पे एरो लगा के लिख लेना, डिटरमाइंड या हाई कोर्ट मेक रूल्स ऐसे लिख देना, हाई कोर्ट मेक्स रूल्स, मेक रूल्स फीस डिसाइड करने के लिए। नोट में लिखना अंडर सेक्शन 363 CRPC, ब्रैकेट्स में लिखना 404 ऑफ BNSS, कॉपी ऑफ जजमेंट टू दी accused be given फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि जो एक्यूज है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। वैसे इंटरलिंक कर लिया, लिखना हुआ लिखना, नहीं तो रहने देना, पर पहले वाला आपको लिखना पड़ेगा 362 हमेशा, ठीक है। ये जजमेंट वाला टॉपिक हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। हमने उसके रिगार्डिंग जो रूल्स में लिखा हुआ है वो भी पढ़ लिया, ठीक है। उससे ऊपर हमने जो सब्सटेंटिव यानी कि जो मोर सब्सटेंटिव वाला पार्ट है वो भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके बाद डिक्री। और डिक्री का तो टॉपिक ऐसा है कि समझाते हुए ही पहले मुझे पूरी एक क्लास लग जाएगी, लिखवाना तो दूर की बात है। अगला पूरा वीक ही आप ये लगा के चलो डिक्री के ऊपर चलेगा, बट अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। आपको कहा था जब किसी क्लास में टाइम होगा तो हम सेक्शन 1 पढ़ लेंगे, उतने में सेक्शन 1 पढ़ लेंगे। हम्म, किसके साथ इंटरलिंक, मतलब उस पर कहानी नहीं गानी है हमने, बस एक लाइन लिख दो वहां पे। जब आपसे वो चीज पूछ रहा है ना तो आपको पता है कि देखो आपसे उसने इन जर्नल पूछा हुआ है, बताइए कि जजमेंट वंस साइंड, भले लिख दिया कि अंडर CPC, कि एक बार साइन हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो हम कंक्लूजन में तो लिख सकते हैं ना कि सिमिलर, ये तो सिविल CPC इज डीलिंग विद द जजमेंट्स ऑफ सिविल कोर्ट, बट जो क्रिमिनल साइड पे है वो सिमिलर प्रोविजन हमें दिया हुआ है CRPC में भी, तो लिख दो वहां पे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप निकालना सेक्शन 1। सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला पार्ट है। मैंने आपको कहा था कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना CPC को, पहले हम करेंगे डेफिनेशंस। तो अभी हम ये फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, अभी पहले हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो जो कहानी आपको सुनाई है, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, ये वो पूरी कहानी खत्म करेंगे, पूरा CPC खत्म हो जाएगा। और वो जो ऑर्डर्स हैं ना वो आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे उसी सीक्वेंस में। दो या दो उससे ज़्यादा पार्टीज होती है, ऑर्डर 1 में दिया हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन होगा, झगड़ा होगा दोनों के बीच में, ऑर्डर 2 में दिया हुआ है। प्लीडर के पास जाओगे, ऑर्डर 3 में दिया हुआ है। वो कहेगा सूट इंस्टीट्यूट करना है, ऑर्डर 4 में दिया हुआ है। समन्स कोर्ट इशू, सूट डाल दिया आपने, उसके बाद समन्स जाएंगे,
ऑर्डर 5 में दिया, वो कहानी आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, सारे ऑर्डर्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। बट उसको शुरू करने से पहले हमें सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि जजमेंट होता क्या है, डिक्री होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है। उसके अलावा भी जो बाकी की डेफिनेशंस दी है एक बारी पढ़ लेंगे, फिर उस पार्ट पे मूव करेंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वैसे तो देखो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा देना चाहिए था, होता कुछ नहीं है, ये बोरिंग वाला पार्ट होता है, क्रैमिंग वाला पार्ट होता है। प्रीलिम्स में कई बार ही पूछ लिया जाता है। क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले एन एक्ट टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, यानी कि जो सिविल कोर्ट होगी उसके प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे किसी सब्जेक्ट को लेके आना, कंबाइन कर रहे हैं। और कभी अमेंड करना पड़ा तो अमेंड के लिए भी ये बता रहा है, पर्पस बता रहा है उसका। सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ये तो प्रियम्बल होता है किसी भी एक्ट का, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 में हमें क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। 99% जो आपके बेयर्स होंगे सभी में सेक्शन 1 में यही चीज लिखी होगी। शॉर्ट टाइटल मतलब इसको कहेंगे क्या, दिस एक्ट में बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 1908 का ये लॉ है हमारे पास। बट एनेक्ट 1908 में नहीं हुआ था, 1908 में नहीं हुआ। कब हुआ, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, न्यू ईयर 1 जनवरी 1909। ये आपसे प्रीलिम्स में लिख लेना, यहाँ पे प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। सबको ये तो याद होता है कि हाँ सीपीसी 1908 है, 1908 है, जानबूझ के आपको डेट भी वहां पे वो डालेगा 1 जनवरी 1908, और साथ में 1909 भी लिखा होगा, तो याद रख लेना। एक्ट भले ही 1908 का है वो, क्योंकि बिल वगैरह तब गया होगा पार्लियामेंट में, बट ये पास कब हुआ, इनफोर्स कब आया हमारे पास, 1 जनवरी 1909, ठीक है। फिर आगे देखिए, सेम जैसे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएसएस, बीएसए या बीएनएस, तीनों के तीनों जो है वो कब के हैं, 2023 लिखा हुआ है उसके आगे। बट एनफोर्स कब हुए हमारे पास, 24 में, 1 जुलाई 24 को, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। आगे देखिए, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है सीपीसी। एक्सेप्ट किसके ऊपर नहीं हो रहा, पहले यहाँ पे JNK वगैरह लिखा होता था, बट वो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन के बाद से उस पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब किस पे नहीं एप्लीकेबल हो रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज कौन से, असम के, वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आगे लिखा हुआ है, देखते हैं उसको भी। अब आप देखो इनके ऊपर वो क्यों अप्लाई नहीं हो रहा। आपने अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है डिटेल में ध्यान से, तो आपको बाकी तो पता नहीं, ये तो पता ही होता है कि 370 आर्टिकल किस चीज की बात कर रहा था। JNK को क्या दिया हुआ था, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। सिर्फ 370 आर्टिकल की बात नहीं है, 371 आर्टिकल भी है, 371 A B C, वो J तक जा रहे हैं आगे आर्टिकल्स। यानी कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसी किसी पॉइंट, मतलब किसी किसी चीज के लिए। उसी में से नागालैंड भी एक स्टेट है जिसको आर्टिकल 371A में, 371A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371A में स्पेशल स्टेटस दिया गया। स्पेशल स्टेटस यानी कि देखो ना, ये थोड़े जो एरियाज हैं वो थोड़े अलग हैं, उनका कल्चर वो सब अलग है। यहाँ पे जो है नागालैंड में नागा कल्चर चलता होता है, नागा कस्टम्स, जो मोस्ट ऑफ द सिविल प्रोविजंस है वो नागा कस्टम्स के अकॉर्डिंगली गवर्न होती हैं आज भी। तो वो कह रहे हैं सीपीसी यहाँ पे लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आज भी क्या चल रहा है, नागा कस्टम्स चल रहे हैं उनके, उसके अकॉर्डिंगली सिविल प्रोसीजर चल रहा है। तो नागालैंड में नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ आर्टिकल 371A। ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेगा, कौन से ट्राइबल एरियाज देखिए, प्रोवाइडेड, नहीं पहले ये पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरियाज मींस territories which immediately before the 21st this were included in the tribal areas of Assam as referred to in para 20 of the 6th schedule to the constitution। तो ये ट्राइबल एरियाज का मतलब है ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, यहां लिख लेना। आपसे ये दोनों क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। पहले तो पूछ लेगा कि बताइए कि सीपीसी ट्राइबल एरियाज में नहीं लगता, कौन से ट्राइबल एरियाज,
ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, एक दो और दे देगा साथ में आपको। तो असम के ट्राइबल एरियाज में नहीं लगता और पूरी स्टेट ऑफ नागालैंड पे नहीं लगता, बट इनके ऊपर नहीं लग रहा है, इसके लिए एक प्रोवाइजो है हमारे पास, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, कंसर्न्ड, नागालैंड का केस है तो नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट, असम का केस है तो असम की स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ कोड और एनी ऑफ देम टू होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस मे बी विद सच सप्लीमेंटल, incidental or consequential modification as may be specified in the notification। या तो वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई अगर कर दे कि सीपीसी की, सपोज करो वो कहता है ऑर्डर 5 सम्मन्स वाला एज इट इज हम फॉलो करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं वो, तो फिर वो ऑर्डर नागालैंड में या फिर असम के ट्राइबल एरियाज में लगना शुरू हो जाएगा। या फिर वो कहें कि मैं पूरा ऑर्डर तो नहीं, ऑर्डर की ये प्रोविजन मैं चाह रहा हूं कि मेरी स्टेट में भी एप्लीकेबल हो जाए। या वो कह रहा है कि सीपीसी का ऑर्डर उठा लिया, उसमें मॉडिफिकेशन करके एक नया बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो स्टेट की डिस्क्रिशन पे इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इनका स्पेशल स्टेटस है स्टेट का, तो इनकी डिस्क्रिशन है कि अपनी स्टेट में एज इट इज लगाना है सीपीसी को या फिर मॉडिफिकेशन के साथ लगाना है या फिर नहीं भी लगाना, तो इनकी मर्जी है। तो सीपीसी याद रख लेना है 1 जनवरी 1901 को इन फोर्स आता है, पूरे इंडिया पे लगता होता है, कहाँ नहीं एप्लीकेबल हो रहा, नागालैंड स्टेट में नहीं हो रहा और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर कुछ और है, देखिए, इन रिलेशन टू दी अमीनदीवी आइलैंड, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप, the application of this code shall be without prejudice to the application of any rule, regulation for the time being in force in such islands, agencies or any union territory as the case may be relating to the application of this code। वो कहता है कि अगर इन्होंने ये जो है स्पेशल स्टेटस इनको भी मिल रहा है यहाँ पे, कि अगर इनमें से किसी एक ने भी क्या किया हुआ है, कुछ स्पेशल रूल्स बनाए हुए सीपीसी के लिए, तो वो रूल्स प्रिवेल कर जाएंगे इस सीपीसी के ऊपर। वो तो अगर ये ना भी बनाए, अगर हम ये ना भी लिखा होता ना, अदरवाइज भी अगर आप देखो, ये तो कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है, स्टेट भी बनाएगी तो वो प्रिवेल कर ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला छोड़ना होगा छोड़ देना, बट इससे ऊपर वाला याद रखोगे प्रीलिम्स के लिए। अब फिर आइए डेफिनेशन क्लॉज, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है सीपीसी का बेस, जिससे हमारा बन रहा है डेफिनेशन क्लॉज। कोड हमने पढ़ लिया, कोड में इंक्लूसिव डेफिनेशन, कोड में रूल्स भी इंक्लूड होते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है डिक्री। है टाइम क्या? नहीं है ना, तो डिक्री तो समझाते हुए भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डिक्री ऐसा टॉपिक है कि एक क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे यहाँ से, भले ही प्रीलिम्स में करो, मेंस में करो या इंटरव्यू में करो। आप ये सोचो ना, आज से पहले भी तो आपने डिक्री पढ़ा ही होगा, बट क्रैम किया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते होते हैं। अब बट आपको पिक्चर तो क्लियर है ना डिक्री की, कि हाँ पहले जजमेंट आती है, उसका क्रक्स उसमें दिया होता है, जो रिलीफ मांगा है वो दिया या नहीं दिया वो डिक्री में होता है, और कैसी डिक्री शीट होती है। तो डिक्री अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब इसमें से और डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। मंडे की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिक्री का टॉपिक। कल सीपीसी का तो टेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी कोई बहुत सिलेबस हुआ नहीं है, और दूसरे उसका हम करेंगे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है साइड पे उसका टेस्ट होगा। सीपीसी का अगर यहाँ तक का प्रीलिम्स का टेस्ट देना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, मेंस के लिए अभी कोई क्वेश्चन इतना हमने डिटेल में करा नहीं है, नेक्स्ट वीक ही कर लेंगे, कोई बात नहीं इकट्ठा, ठीक है। तो इतना आप रिवाइज कर लेना, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।